हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिंग रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रिंग एक्सपेंशन के बारे में भी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी, रिंग का कब एक्सपेंशन होगा, कब रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये सब हम लोगों ने बताया था। इसमें एक हम लोग लास्ट में ये चीज जल्दी में हो गया था। जैसे हम बोलेंगे कि 4 कार्बन का अगर रिंग है और उस रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे रिंग का एक्सपेंशन नहीं, जबकि रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ही यह रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप देखोगे तो आपका ये बन जाएगा, 3 कार्बन का रिंग बनेगा और उससे एक कार्बन बाहर निकलेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग ये जान सकते हैं यहाँ पे रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? हम लोग तो जानते हैं यार, 3 कार्बन का रिंग जो होता है वो मेरा लेस स्टेबल होता है और 4 कार्बन का रिंग जो होता है वो मेरा मोर स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो मेरा 3 कार्बन का रिंग है वो मेरा CPM है, दैट मीन्स साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटायन, और साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। हम लोग कह सकते हैं इस कारण से यहाँ 4 कार्बन से हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके 3 कार्बन की तरफ जाते हैं। लेकिन वही अगर हम लोगों के पास 5 कार्बन का रहेगा तब हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके 4 कार्बन में नहीं जाएंगे। 6 कार्बन का रहेगा तो 5 कार्बन में नहीं जाएंगे। लेकिन 7 कार्बन का रहेगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग 6 कार्बन वाले रिंग में जाएंगे। ये हम लोगों ने रिंग रीअरेंजमेंट में पढ़ा था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा कार्बोकैटायन। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बो एनायन के बारे में। ठीक है, कार्बो एनायन के बारे में बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोकैटायन पढ़ रखा है, हम लोग एक्सेप्टर डोनर के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है और वो सारे कॉन्सेप्ट फिर से यूज होंगे जो हम लोगों ने कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के टाइम में पढ़ा था, जो हम लोगों ने इंडक्टिव मेसोमेरिक के टाइम में पढ़ा, जो हम लोगों ने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के टाइम में पढ़ा, जो हम लोगों ने रेजोनेंस के टाइम में पढ़ा। मतलब ये जीओसी का अब हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट फेज में हम लोग जा रहे हैं। ये कार्बो एनायन और इसका लास्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हो जाएगा जीओसी का, वो आपका बचा हुआ फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन, और मेरा जीओसी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा सेकेंड लास्ट लेक्चर है जीओसी। ठीक है, तो अब हम लोग इन कर जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको कि नाम क्या दिए, कार्बो एनायन। अब ये कार्बो एनायन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज आएगा। कैसे ये बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, इसके स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, इसके स्टेबिलिटी को कौन घटाएगा, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों के पास इधर हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे कोई ग्रुप X लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रुप X लगा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि X हाइड्रोजन है। चलो यार, तुम कंफ्यूज ना करो, इसलिए हम यहाँ X को X ना लेके Y लेंगे। अब तो ये Y को तुम हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, और हम बोल देते हैं कि Y जो है ये मेरा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जैसे ही ये Y मेरा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुआ तो ये मेरा कार्बन इस Y से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये Y से इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने तरफ खींच लेगा। इसका मतलब यहां से जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर निकल जाएगा वो Y पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरा बन गया कार्बो एनायन। ये क्या बन गया मेरा? कार्बो एनायन। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बो एनायन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बो एनायन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बो एनायन। ठीक, जैसे अगर हम बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और उस पे निगेटिव चार्ज, इसका नाम क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बो एनायन।
तो कार्बो एनायन कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो हम बोलेंगे यार कार्बन और वाई के बीच में बॉन्ड था, जिसमें वाई मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, जिसके कारण से वाई इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वाई अगर इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन गेन करेगा। कार्बन जैसे ही गेन किया तो कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज। निगेटिव कहने का मतलब एनायन, कार्बन पे निगेटिव है इसीलिए कार्बो एनायन। कैटायन वाले केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वहां नाम था कार्बो कैटायन। वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाई का ज्यादा था, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाई का कम है। इस कारण से इस वाले में केस में वाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बो कैटायन वाले केस में वाई इलेक्ट्रॉन ले रहा था। इसलिए कार्बो कैटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, कार्बो एनायन में कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया है। यानी कह सकते हैं कार्बो एनायन में निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बो एनायन। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग जान सकते हैं इसको इथाइल कार्बो एनायन, प्रोपाइल कार्बो एनायन आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे मेरा कार्बो एनायन बना वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बो कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज था तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या शेप होता है, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, तो ये हम लोग अब देखते हैं। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो पहले आप इस कार्बो एनायन के बारे में लिख लीजिए। यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बो एनायन। ठीक है, आप ये लिख लो। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हो इथाइल कार्बो एनायन। ये जो मेरा है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो लिखोगे मिथाइल कार्बो एनायन। आप इसको लिख लो, फिर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स के बारे में। चलिए तो हम लोग लिखते हैं फीचर्स ऑफ कार्बो एनायन। ठीक है, जैसा कि हम लोग बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और इसी पे निगेटिव चार्ज है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्ड 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितना 6 और एक निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब एक तो कार्बन वाला और एक जो वाई से लिया वो वाला, मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक वाले टाइम में हम बताए थे एक निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, यानी ये एक तरह से लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अरे यार किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज होता है तो हम बोलेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बोलेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड और एक अगर इसका हम लोन पेयर ले ले या निगेटिव चार्ज ले ले तो निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बात करेगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और अगर हम इसके शेप की बात करेंगे तो शेप मेरा क्या हो जाएगा ये समझिए। तो शेप हो जाएगा जब मेरा 3 बॉन्ड पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया। शेप की बात करेंगे तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल, क्या पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पर कह सकते हैं शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा फीचर्स ऑफ कार्बो एनायन में, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड पेयर वाला और एक निगेटिव चार्ज या लोन पेयर वाला। तो हम बोलेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा, तो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पहले से कम या पहले से ज्यादा, हम बोलेंगे पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर अगर हम बोले तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला शेप, तो 3 और 1 पे शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो हम बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज
कहलाता क्या है? तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता, यहाँ कार्बोएनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो रहा है। कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता था। हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक पढ़े हैं E+, बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं लेकिन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जानते हैं। एक टर्म होता है E+, एक टर्म होता है Nu-। E+ को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और Nu- को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास प्लस चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम या पहले से ज्यादा? आप बोलोगे सर पहले से कम, और अगर पहले से कम तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होगा वो मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब बताओ यहाँ निगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, इसीलिए कार्बोएनायन को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज था। कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे क्योंकि कार्बन पे कार्बोकैटायन के टाइम पॉजिटिव चार्ज था और उस केस में वो इलेक्ट्रोफाइल बना फिरता था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फीचर। अब हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन के बारे में। तो पहले आप ये लिख लो फीचर्स: 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप ट्रायगोनल पिरामिडल। और रिएजेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा। कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन में कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ करता था, ठीक है, लेकिन कार्बोएनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। अब हम लोग कार्बोकैटायन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल लेते थे, कार्बोएनायन को एज अ न्यूक्लियोफाइल लेंगे। कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ करता था, कार्बोएनायन मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, यहाँ कार्बोएनायन में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये मेरा फीचर्स है, ठीक है। दोनों में शेप में डिफरेंस, वहां ट्रायगोनल प्लेनर, यहाँ ट्रायगोनल पिरामिडल, वहां हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर sp3, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, और देन उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन समझना आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग को रेजोनेंस अच्छे से पता है, हाइपर कंजुगेशन अच्छे से पता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, डोनर, प्लस आई, माइनस आई, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सारे के बारे में हम लोग को आइडिया है। और हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन खूब अच्छे से पता कर लिया था, तो हम लोग अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आप वीडियो को, और देन आप इसको लिख लो। और देन अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाते हैं कार्बोएनायन के, और वो है हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि अब इसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। ये क्या करता है समझिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यार कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। सिंस कार्बो एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, therefore acceptor will increases while donor will decreases the stability of कार्बोएनायंस। अब समझिएगा क्या बोले हम, क्योंकि कार्बोएनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा होता है। तो आप एक चीज समझना, जैसे हम लोग ले लेते हैं CH3 पे निगेटिव चार्ज। अब बताओ यार इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कार्बोएनायन होता है, इसके फीचर में हम लोगों ने पढ़ा है। चूंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और डोनर का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, एक्सेप्टर का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना,
चूंकि उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और डोनर अगर हम लोग इसमें लगा देंगे तो डोनर तो और इसको इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा। क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा और डोनर इलेक्ट्रॉन और देने लग जाएगा, दोनों में होने लगेगा रिपल्सन, और रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी जाएगा घट। इस कारण से हम बोलेंगे कि डोनर आपके कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है, जबकि एक्सेप्टर इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा, अब एक्सेप्टर क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कार्बोकैटायन में उल्टा, कार्बोकैटायन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम, और अगर इलेक्ट्रॉन कम तो उसको जो देने वाला होगा वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब उस केस में डोनर बढ़ा रहा था, कार्बोकैटायन वाले में डोनर बढ़ा रहा था और एक्सेप्टर घटा रहा था। जबकि कार्बो एनायन में बोलेंगे तो जो एक्सेप्टर इस बार बढ़ाएगा और डोनर इस बार घटाएगा। यानी हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सिंपल कह सकते हैं -I-M, यानी कि ये हो गया मेरा एक्सेप्टर और ये आपके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे +I और +M, यानी ये हो गया मेरा डोनर, और डोनर आपके स्टेबिलिटी को, किसकी स्टेबिलिटी को, तो हम बोलेंगे कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, तो हम बोलेंगे डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यार पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कोई ग्रुप लग गया डोनर, जैसे ही डोनर लगेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी घटेगा, तो डोनर आपके स्टेबिलिटी को घटा रहा है। एक्सेप्टर अगर होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करता, पुल करने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होता, रिपल्सन कम होता, स्टेबिलिटी बढ़ता, तो हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज, दैट मीन्स -I और -M will increases the stability of carbo anion, while +I और +M will decreases the stability of carbo anion। तो अब हम लोग ये जान गए हैं कि कार्बो एनायन के केस में जब कभी भी ग्रुप कोई डोनर लगा हो वो उसके स्टेबिलिटी को घटाता है, और कार्बो एनायन वाले केस में जब कोई ग्रुप एक्सेप्टर लगा हो वो उस केस में स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब वो एक्सेप्टर कैसे समझेंगे, डोनर कैसे समझेंगे, ये बाबू हम आपको खूब बढ़िया से जब लेक्चर पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, जब पढ़ रहे थे +I -I, जब पढ़ रहे थे मेजोमेरिक इफेक्ट यानी +M और -M, तो वहां पे हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन किया था, एक एक चीज हम लोगों ने वहां समझा था, और तब हमने वहां पर ये मेंशन भी किया था कि बाबू अगर इंडक्टिव और मेजोमेरिक रेजोनेंस वगैरह समझ में नहीं आएगा तो आगे का लेक्चर दिमाग में बैठा लो, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि कब ग्रुप डोनर हो गया, कब ग्रुप एक्सेप्टर हो गया। मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है, इसलिए मेटा पे +M -M काम नहीं करेगा। ये सब जो अब हम बोलेंगे वो उसी बच्चे को समझ में आएगा जो इंडक्टिव और मेजोमेरिक पढ़ चुका है। अब कुछ बच्चे आज पिछले लेक्चर के लिए बच्चे नीचे कमेंट किए थे, सर एक्सेप्टर डोनर नहीं समझ में आया। अरे मूर्ख, अगर तुमको लेक्चर नंबर 4-5 के आसपास में जब तुम इंडक्टिव मेजोमेरिक पढ़े होगे तो वहां पे आपको बिल्कुल यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां तुम इंडक्टिव मेजोमेरिक क्लियर कर लो और फिर इसके बाद इस लेक्चर पे आ जाओ। ऑनलाइन क्लास में यही तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप सिंपल समझ लेना, कभी भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, आपको लग रहा होगा कि कहीं ये पीछे वाले टॉपिक से कोरिलेट तो नहीं है, तो तुरंत चले जाओ ना यार पिछले टॉपिक पे, और वहां पे आप 1-2 घंटा टाइम दो, कॉपी पे लिखो, उस पे यार प्रैक्टिस करो और फिर आ जाओ इस लेक्चर पे, और तब देखो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी +I -I +M और -M, क्योंकि पूरा स्टेबिलिटी का कहानी उस डोनर और एक्सेप्टर पे ही डिपेंड करता है, पूरा रेजोनेंस पे ही डिपेंड करता है, और पूरा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दैट मींस रेजोनेंस पे ही डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रो ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी इंडक्टिव मेजोमेरिक के बारे में, हाइपर कंजुगेशन के बारे में आइडिया नहीं है तो बच्चा ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग होने वाला है। लेकिन अगर यही उस बच्चे के लिए हम बोलेंगे जिसको यार पूरा जीओसी इवन टिल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन तक, जिसको एक एक वे में एक एक चीज अगर आपको क्लियर हुआ है कि कौन एक्सेप्टर, कौन डोनर, कहाँ हाइपर कंजुगेशन, कहाँ अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा, कहाँ स्टेबिलिटी कम, कब +I, कब -I, कब डिस्टेंस ज्यादा, कब डिस्टेंस कम, ये सब अगर अच्छे से आपको क्लियर है तो यकीन मानिए आने वाला टाइम आपका है।
क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा बेसिक्स को खोजता है, और अगर आपको बेसिक क्लियर है तो कितना बड़ा भी मैकेनिज्म हो जाए आप आराम से क्वेश्चन समझ सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके, इंडक्टिव मेसोमेरिक के कॉन्सेप्ट को लेके, डोनर एक्सेप्टर के कॉन्सेप्ट को लेके, एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज, डोनर विल डिक्रीजेज, दैट मींस -i और -m इंक्रीज करेगा, +i और +m डिक्रीज करेगा। किसके स्टेबिलिटी को? कार्बो एनायन को। और वही कार्बोकैटायन में इसका जस्ट उल्टा, कार्बोकैटायन में डोनर इंक्रीज करता था, एक्सेप्टर डिक्रीज करता था, कार्बो एनायन में एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा और डोनर डिक्रीज करेगा। रीजन समझ में आ रहा होगा। वहां इलेक्ट्रॉन कम था तो देने वाला बढ़ाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देने वाला घटाएगा। बस इतना दिमाग में बैठा के लेके चलिए, और अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे। आपको मजा आएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन को। आप यहां देख रहे होंगे कि जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है वहां 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये मेरा 3 डिग्री कार्बो एनायन। आप बोलोगे सर हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भी होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल होगा, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी इस केस में टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन पता है हाइपर कंजुगेशन कार्बो एनायन में काम ही नहीं करता है। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में काम करता था, हाइपर कंजुगेशन अल्कीन वाले में काम करता था, हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल वाले में काम करता था, लेकिन हाइपर कंजुगेशन आपका निगेटिव चार्ज यानी कार्बो एनायन में काम नहीं करेगा। यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा और कहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम, यानी यहाँ हाइपर कंजुगेशन का हम लोग नाम भी नहीं लेंगे। क्लियर? चलिए, लेकिन ये CH3+I तो होगा, हम लोग पढ़े हैं ऑल अल्काइल ग्रुप आर +I ग्रुप। तो बताओ यहाँ भी CH3+I, यहाँ भी +I और ये CH3 भी +I, यानी यहाँ पर 3 +I लगा हुआ है। यहाँ देखोगे तो 1 +I लगा हुआ है, यहाँ देखोगे तो 1 भी +I नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो 2 +I लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 +I, यहाँ पर 1 +I और यहाँ पर 3 +I। तो बताइए जितना ज्यादा +I उतना ज्यादा डोनर, और जितना ज्यादा डोनर उतना कम स्टेबिलिटी किसका? कार्बो एनायन का, क्योंकि डोनर आपके स्टेबिलिटी को घटाता है। क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं कार्बो एनायन की। तो बताओ जहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन वहां पर स्टेबिलिटी सबसे कम ना? अरे बोलो, जहां पर 3 वहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, यहाँ 3 डिग्री कार्बो एनायन यहाँ स्टेबिलिटी सबसे कम। यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाले केस में, यानी अल्काइल कार्बोकैटायन में आपका स्टेबिलिटी जस्ट उल्टा हो जाएगा कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन में। क्योंकि कार्बोकैटायन वाले केस में तीनों डोनर होता था तो वहां स्टेबिलिटी डोनर बढ़ा देता था, और यहाँ पर 3 डोनर होता है, यहाँ पर डोनर स्टेबिलिटी घटा देता है। तो यहाँ कहेंगे अगर ऑर्डर, तो हम बोलेंगे कि CH3- को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर दो, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2- को दो, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH- सिंगल बॉन्ड CH3 को दो, और सबसे लास्ट में C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C- को दो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि CH3- ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री आर, ग्रेटर देन 3 डिग्री आर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। 1 डिग्री आर, 2 डिग्री आर और 3 डिग्री आर। यानी 3 डिग्री वाले कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी कार्बो एनायन के केस में सबसे कम, और वही कार्बोकैटायन में जस्ट उल्टा हो जाता था। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों यहाँ पे 3 डिग्री वाले का घट जा रहा है, क्यों कार्बोकैटायन वाले केस में बढ़ जा रहा था, क्यों यहाँ पर डोनर काम कर रहा है, डोनर आपके स्टेबिलिटी को क्यों घटा रहा है? क्योंकि यार ये तीनों मिलके देगा, और यहाँ पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सब में रिपल्सन तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, इस कारण से स्टेबिलिटी घट जा रहा है। तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि वहां पर पढ़ते थे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3+, यहाँ पढ़ेंगे CH3- ग्रेटर देन 1 डिग्री R- ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। यानी वहां जो ऑर्डर अल्काइल कार्बोकैटायन का होता था और यहाँ जो अल्काइल कार्बो एनायन का होगा, दोनों में जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब
अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू 2 3 4 क्वेश्चन इस पे देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट फिर से वही वापस आ जाएगा और फिर आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका 1 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी इस वाले केस में ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री वाले का, और सबसे लास्ट होता है 3 डिग्री वाले का, क्योंकि 3 डिग्री वाले में 3 डोनर, और जितना ज्यादा डोनर कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को उतना घटाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको बोलेंगे ये 1 डिग्री कार्बो एनायन है, यहाँ पर ये मेरा 2 डिग्री कार्बो एनायन हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा 3 डिग्री कार्बो एनायन हो जाएगा। अब 3 डिग्री कार्बो एनायन में ये भी डोनर, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, जितना ज्यादा मिलेगा कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी उतना घटेगा। यहाँ पर भी ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, स्टेबिलिटी इधर से 2 तरफ से मिल रहा है डोनर, यानी स्टेबिलिटी यहाँ भी घटेगा, लेकिन यहाँ ज्यादा घटेगा, यहाँ कम घटेगा। और यहाँ पर आपको अगर बोले तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये जो निगेटिव है उसके जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बो कैटायन, ये मेरा 2 डिग्री कार्बो कैटायन, ये मेरा 3 डिग्री कार्बो कैटायन। हम बोलेंगे कि 1 डिग्री कार्बो एनायन, ध्यान रखिएगा, कार्बो एनायन, ये मेरा 1 डिग्री कार्बो एनायन, ये मेरा 2 डिग्री कार्बो एनायन, ये मेरा 3 डिग्री कार्बो एनायन। अब बोलेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, सिंपल, क्योंकि 1 डिग्री वाले कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा, किससे, तो 2 डिग्री वाले कार्बो एनायन से, और 2 डिग्री कार्बो एनायन वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा, किससे, तो 3 डिग्री वाले कार्बो एनायन से। क्लियर, तो ये हो जाएगा मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ भी आपका अगर निगेटिव चार्ज बोले तो ये मेरा 3 डिग्री कार्बो एनायन है। आपको ये समझ में आ रहा है 3 डिग्री क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से, तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, तो ये 3 डिग्री। यहाँ पर जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, यानी 2 कार्बन, इसीलिए 2 डिग्री। यहाँ पर जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए 1 डिग्री। अब तो समझ में आया। चलिए अब हम क्या बोले, 1 डिग्री वाले कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 2 डिग्री वाले कार्बो एनायन का, फिर 3 डिग्री वाले कार्बो एनायन का, यानी यहाँ पर ऑर्डर बोलेंगे तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, लिख लो, और आप नोट करके जो समझ में आ रहा है वहां पे आप अच्छे से लिख सकते हो। वापस जब रिवीजन करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप जब देखोगे वहां एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से क्लियर होते रहेगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन समझिएगा, खूब अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तो रेजोनेंस कहीं भी हो ही नहीं रहा है, अभी रेजोनेंस का क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ देखोगे, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यानी ये O जो है ये -I की तरह काम करेगा, ये जो O है ये भी मेरा -I की तरह काम करेगा, यहाँ जो नाइट्रोजन है ये भी मेरा -I की तरह काम करेगा, और यहाँ जो 2 ऑक्सीजन है ये दोनों भी -I की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिस्टेंस, कि कौन इस C निगेटिव के सबसे कम डिस्टेंस पे है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और कार्बो एनायन का केस है जितना कम डिस्टेंस होगा और एक्सेप्टर लगा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। वही अगर प्लस चार्ज होता और यही माइनस होता, -I, तो स्टेबिलिटी घटाता, लेकिन यहाँ माइनस है, कार्बो एनायन है और एक्सेप्टर लगा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस, फिर देखते हैं हम लोग फर्स्ट डिस्टेंस, फिर सेकेंड देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या नंबर, ठीक है, नंबर, और तीसरा देखते हैं पावर, तीसरा देखते हैं पावर। अब आप बताओ सबसे कम डिस्टेंस कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दूर, यहाँ पर ऑक्सीजन नजदीक, चलिए ये ऑक्सीजन इससे नजदीक है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन दूर और यहाँ दोनों ऑक्सीजन नजदीक, जैसे यहाँ नजदीक वैसे ही यहाँ भी नजदीक, लेकिन यहाँ दो नजदीक है, तो डिस्टेंस के मामले में ये दोनों नजदीक आया और ये दोनों दूर चला गया। इसका मतलब ये दोनों
मोर स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों में माइनस आई लगा है, ये दोनों मोर स्टेबल होगा इस 1 और 3 के कंपेयर में। तो पहले तो अब 2 और 4 में बता दो। अब बता देते हैं, जब डिस्टेंस आपका सेम हो जाए तो हम लोग देखते हैं कितना नंबर वाला ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन लगा है, तो ये दो ऑक्सीजन इस एक ऑक्सीजन पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन मिलके जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या ये ऑक्सीजन अकेला उतना खींच पाएगा? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब हुआ 2 और 4 वाले में 4 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 का। अब आ जाओ 1 और 3 में। 1 और 3 में डिस्टेंस सेम, 1 और 3 में नंबर भी सेम। तो अब आ जाएंगे पावर में, तो ऑक्सीजन का पावर ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो जितना ज्यादा खींचेगा वो कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी को उतना बढ़ाएगा। तो डिस्टेंस का मतलब समझ में आया। यहाँ दोनों में डिस्टेंस सेम, यहाँ दोनों में भी डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस सेम तो हम लोग देखेंगे नंबर, यहाँ भी नंबर एक ही नाइट्रोजन, यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर नंबर डिफरेंट हो गया था, तो यहाँ पर नंबर भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। हम लोग देखेंगे पावर, पावर में ऑक्सीजन भारी पड़ गया नाइट्रोजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम। तो यहाँ कह सकते हैं कि 4 और 2 के बाद ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कार्बोनाइन के केस में जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो बताओ 4 और 2 के बाद हम लोग बोल देंगे 1, और उसके बाद सबसे लास्ट बेचारा अपना हो जाएगा 3। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझिए, डिस्टेंस, नंबर और पावर के कॉन्सेप्ट को समझना। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर दे, जैसे मान लो अगर हम लोग इसी को ऐसे कर दे, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर ले लेते हैं एक फ्लोरीन, समझिएगा, बस यही इसी कॉन्सेप्ट पे, और यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर ले लेते हैं दो फ्लोरीन। पहले देखो डिस्टेंस, तो जिस पे निगेटिव चार्ज है उससे सेम डिस्टेंस पे फ्लोरीन है, जिस पे निगेटिव चार्ज है उसके सेम डिस्टेंस पे दो फ्लोरीन है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का डिस्टेंस दोनों में सेम हुआ। तो डिस्टेंस आपका डिसाइड नहीं किया इस वाले केस में। जैसे यहाँ और यहाँ भी डिस्टेंस डिसाइड नहीं किया था, यहाँ और यहाँ भी डिस्टेंस डिसाइड नहीं किया था। डिस्टेंस के डिसाइड नहीं करने पे हम लोग देखेंगे नंबर, कितना सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ देखो 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन माइनस आए, यहाँ एक फ्लोरीन, ये एक माइनस आए, ये दोनों मिलके, भले ही एक क्लोरीन होता तो फ्लोरीन भारी पड़ जाता, लेकिन यहाँ एक फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन मिलके एक फ्लोरीन पे भारी पड़ जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस के बाद नंबर देखते हैं, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसा कि यहाँ 2 ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा था। सिमिलरली यहाँ 2 क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन के कंपेयर में। तो यहाँ पर अगर इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 ग्रेटर देन 1। अब आपको मे भी अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्टेंस का मतलब क्या, नंबर का मतलब क्या, और पावर का मतलब 1 और 3 में आपको पता चला होगा। डिस्टेंस यहाँ भी सेम, नंबर यहाँ भी एक, नंबर यहाँ भी एक, क्योंकि एक ही एटम है, नंबर ऑफ एटम विल बी 1। तो यहाँ भी एक, मतलब डिस्टेंस भी काम नहीं किया, नंबर भी काम नहीं किया, तब गए पावर के पास। ऑक्सीजन के पास पावर ज्यादा, इसीलिए इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा और इसके पास इसका स्टेबिलिटी कम। तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये दोनों भी क्वेश्चन किए। इस दोनों क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम में बताए थे कि जब जितना ज्यादा हैलोजन हो जाएगा वो अकेला एक, भले ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी हो, उससे भारी पड़ जाएगा। अगर एक क्लोरीन होता तब तो सोचते भी नहीं, निकल जाते, लेकिन उस क्लोरीन के केस में कुछ अलग होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। चलिए फिर से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देगा और फिर आप समरी बना के देखोगे तो बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये निगेटिव चार्ज है, ये O के पास लोन पेयर है। अब देखोगे आप इस O के पास लोन पेयर, यहाँ पर O, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर O, यहाँ भी मेरा माइनस है। तो आप इस हिसाब से बोलोगे तो ये O मेरा इस निगेटिव के ज्यादा नजदीक, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा, तो इस माइनस आई का इफेक्ट उतना ही कम। हम बोलेंगे बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ सोचना आपका गलत हो गया। रीजन कि यहाँ जस्ट एडजेसेंट आइटम पे यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर निगेटिव चार्ज,
लोन पेयर मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, और दोनों में खतरनाक तरीके वाला रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी बहुत घट जाएगा, यानी कि वन विल बी लीस्ट स्टेबल। अरे यार, दो एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज हो जाए, दोनों में खतरनाक रिपल्सन हो जाएगा, तो सेम चार्ज ही ना है, यहाँ लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ही ना, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही ना, और दोनों का चार्ज निगेटिव ही ना, और दो एडजेसेंट एटम पे अगर सेम चार्ज हो, बता दो यार क्या होगा। आप बोलोगे सर रिपल्सन, और रिपल्सन से स्टेबिलिटी, ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि घटेगा, तो हम बोलेंगे वन विल बी लिस्ट। यानी अब हम लोग 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 निकालना बहुत आसान, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, माइनस आए, यहाँ भी माइनस आए, दोनों बढ़ाएगा स्टेबिलिटी को, लेकिन ये ज्यादा बढ़ाएगा, डिस्टेंस कम, इसीलिए माइनस आई ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा, इसीलिए माइनस आई कम, तो माइनस आई ज्यादा होने से एक्सेप्टर ज्यादा है, और एक्सेप्टर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यहाँ भी एक्सेप्टर, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण यहाँ माइनस आई का इफेक्ट कम होगा, यहाँ माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा होगा, और जहां माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा, कार्बो एनायन में माइनस आई ही तो काम का है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन इसके कंपेयर में कम, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ ज्यादा, और ये तो बेचारा सबसे लास्ट, तो हम बोलेंगे 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यहां आ जाओ, ये यहाँ भी निगेटिव का पाई के साथ कंजुगेशन रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी निगेटिव का पाई के साथ कंजुगेशन रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी निगेटिव का पाई के साथ कंजुगेशन रेजोनेंस हो रहा है। अब तो यार तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो चलो यार एक बार रेजोनेंस करवा ही देते हैं। अगर ये निगेटिव इस पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस एन पे जाएगा और एन पे निगेटिव आएगा, ये निगेटिव अगर इस पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस ओ पे जाएगा और ओ पे निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव इस पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे, यहाँ कुछ नहीं तो कार्बन, और इस कार्बन पे निगेटिव आएगा। ठीक है, रेजोनेंस सब में तो किस एटम पे निगेटिव चार्ज है वो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था जब रेजोनेंस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, तो वहां हम लोगों ने चौथा रूल पढ़ा था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो बताओ, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन में, तीनों में कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑक्सीजन वाला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव उस पे निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल, तो हम लोग बोलेंगे 2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग 1 और 3 की बात करेंगे तो 1 वाले में कार्बन पे निगेटिव चार्ज, 3 वाले में नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसीलिए इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो 2 के बाद हो जाएगा 3, और उसके बाद बेचारा 1 सबसे लास्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आप देखोगे हम लोगों ने बोला है कि रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री वाले का होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा ही नहीं, यहाँ निगेटिव और पाई कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ निगेटिव और ये पाई कंजुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, लेकिन ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 है, और ये जो मेरा डोनर ग्रुप है, ये तो ग्रुप मेरा डोनर लगा हुआ है, तो डोनर लगा है और ये sp2 है, तो sp2 कार्बन मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 वाले कार्बन का, उसके बाद sp3 वाले का, और sp3 तो यहाँ डोनर की तरह काम करेगा, और यहाँ sp2 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा मतलब यहाँ एक्सेप्टर की तरह काम करेगा ये sp2 कार्बन, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और ये तो यार डोनर हो गया अल्काइल ग्रुप, और डोनर आपके स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो यहाँ तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी 3 विल बी मोस्ट। 1 और 2 में, 2 वाले में भी रेजोनेंस नहीं, 1 वाले में भी रेजोनेंस नहीं, लेकिन 2 वाले में ये ग्रुप जो है वो sp2 है, और sp2 माइनस आई कार्बन की तरह शो करता है, यहाँ जो माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई आपके कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और यहाँ तो डोनर ग्रुप लगा है, डोनर आपके कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है, इसीलिए 3 के बाद आ जाएगा 2 और देन हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि आपका जब कभी भी रेजोनेंस हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर?
चलिए अब यहाँ पे आ जाओ यार, ये पीएच आपका आप जाना पहचाना लग रहा होगा। ये पीएच और कुछ नहीं, बस आप ऐसे जब देखते हो तो ये ग्रुप अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर CH2 माइनस मतलब ये ग्रुप है। ऐसा पीएच कहने का मतलब C6H5 फिनाइल रिंग। पीएच कहने का मतलब हो गया फिनाइल रिंग, ये तो आपको पता ही है C6H5 ग्रुप। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस एक रिंग में होगा, यहाँ पर तीन रिंग में हो जाएगा, यहाँ पर दो रिंग में हो जाएगा। तो किस कंपाउंड में 1 2 3 में रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा? हम बोलेंगे यार जितना ज्यादा फिनाइल रिंग उतना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बताओ यार, फर्स्ट वाले में तीन फिनाइल रिंग मतलब इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो बताओ 1 के बाद क्या आप बोलोगे? सर 3 क्योंकि दो फिनाइल, और उसके बाद 2 क्योंकि एक ही फिनाइल। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। यहां पर आप फर्स्ट वाले को देखोगे तो यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी आप देखोगे तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब जब रेजोनेंस हो रहा है तो एक बार आप साइक्लिक वगैरह है ना तो एरोमेटिक को भी चेक कर लेना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। कितना भी रेजोनेंस हो जाए और कहीं एरोमेटिक हो जाए तो एरोमेटिक वाला भारी पड़ जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो बताओ ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक निगेटिव चार्ज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये बताने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका एक लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था और खूब अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक, जो कि इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब आ जाओ 1 और 2 वाले में। 2 वाले में कम से कम रेजोनेंस तो हो रहा है, 2 वाले में रेजोनेंस हो रहा है, और 1 वाले में कुछ नहीं हो रहा है। तो आप बताओ 1 वाले और 2 वाला तो ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, कुछ नहीं है, बस एक रेजोनेंस है। ये तो मेरा कार्बन क्या sp3 प्लेनर नहीं है, मतलब एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। तो ये भी तो नॉन एरोमेटिक ही है, दोनों नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एक में रेजोनेंस हो रहा है, एक में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। वैसे भी ये डोनर की तरह काम करेगा, ये डोनर की तरह काम करेगा। जैसे ही डोनर स्टेबिलिटी घटेगा, ये कम से कम रेजोनेंस तो यार 3 डिग्री वाले पे भी भारी पड़ जाएगा। तो एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद रेजोनेंस वाला, और उसके बाद बेचारा फर्स्ट सबसे लास्ट में। तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। नीचे वाले में आ जाओ। जैसे ही आप नीचे वाले में आओगे तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन वेट, जैसे ही रेजोनेंस यहाँ होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, यानी यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या? अरे ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। जैसे ही एंटी एरोमेटिक, डर जाओ। और यहाँ रेजोनेंस ही नहीं, मतलब इसको बोलेंगे एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस ही नहीं तो ये भी sp3, ये भी sp3, तो ये मेरा नॉन एरोमेटिक। अब बताओ आप, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक, ये ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस वाले में तो एरोमेटिक सबसे आगे, ये दोनों नॉन एरोमेटिक, तो इसमें रेजोनेंस इसमें नहीं, इसलिए ये पहले और ये बाद में। यहाँ दोनों में एक में रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस अगर होता और एंटी एरोमेटिक नहीं होता तब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता। लेकिन ये तो यार रेजोनेंस हुआ, लेकिन ये क्या ज्यादा लो हो गया, बेचारा एंटी एरोमेटिक हो गया, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा घट गया, क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में नॉन एरोमेटिक वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अगर हम 1 और 2 बोले तो 2 विल बी नॉन एरोमेटिक एंड 1 इज एंटी एरोमेटिक। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन विल बी 2 ग्रेटर देन 1। रीजन आपको होपफुली अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो CH2 इस पे निगेटिव चार्ज है, और वो जो कार्बन है, ये कार्बन मेरा sp3 है, ठीक है, और वैसे भी ये डोनर है,
ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरा sp2 है और ये मेरा -I एक्सेप्टर हो जाएगा। और ये जो मेरा कार्बन है, ये मेरा sp है और ये भी मेरा -I और ये ज्यादा एक्सेप्टर। तो sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ये मेरा ऑर्डर होता है किसका? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 वाले का, फिर sp3 वाले का। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा, उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, यानी वो उतना अच्छा एक्सेप्टर। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि जिसका मतलब उतना ज्यादा एक्सेप्टर है, यानी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अरे यार, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ज्यादा एक्सेप्टर मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो बताओ 3 वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 वाला क्योंकि sp2 है ये भी खींचेगा, हाँ इस बेचारे से कम खींचेगा, ये बेचारा इसके कंपेयर में कम खींचेगा, लेकिन ये भी तो खींचेगा। तो हम बोलेंगे कि 3 के बाद 2 कर दो, और 1 वाला तो बेचारा दे रहा है, और देने वाले को तो कार्बो एनायन देखना नहीं चाहता है, क्योंकि डोनर आपके कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है, इसीलिए आपका 1 वाला जो है वो सबसे लास्ट में चला गया। तो हम बोलेंगे 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इसमें आ जाओ, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं। आ जाओ यार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री काउंट करो, निकल जाओ। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन वाला बात तो है नहीं, सीधे निकलो। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कार्बो एनायन है, इसलिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर कार्बो कैटायन होता तो उल्टा हो जाता, वहां होता 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये सब चीज याद रखना। चलिए, तो यहाँ हम लोग इसको बोल देंगे ये 1 डिग्री है, इसको बोल देंगे 3 डिग्री है, इसको बोल देंगे 2 डिग्री है। अब इसको पहचानने में अगर दिक्कत है तो अपना सर दीवार पे जाके पटक लेना। तो यहाँ बोलो, यहाँ ये 1 डिग्री, इसका मतलब ये जो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। यहाँ जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है। यहाँ जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री। क्लियर? अब आप एक चीज हमको ये बताइए कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो बता दो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3 ग्रेटर देन 2, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, और भी हम लोग 2-3-4 अभी क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी का खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। होपफुली देखो, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब हम बता रहे होते हैं, तब तो आपको लग रहा होगा क्या शानदार सर, आपको एक एक चीज हमको समझ में आ रहा है। आगे जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो तो पिछला वाला धीरे धीरे भूलने लग जाते हो। रीजन यही होता है, बस आप रिवीजन नहीं करते हो बाबू। और यही तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज के बच्चों में। अगर 11-12 में बच्चा पढ़ रहा है, नीट मेंस का तैयारी कर रहा है, तो आप समझ लीजिए बाबू, जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपका पीछे पढ़ चुके हो। इसका मतलब हुआ कि आपका रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस बच्चे, किसी बच्चे को आप ऐसा भी देखोगे, कहीं से भी पूछ देंगे, बोल देंगे अभी आइसोमेरिज्म में चले जाओ, और बोलेंगे यार डेस्निक मिक्सचर क्या होता था, डायस्टीरियोमर क्या होता था, C स्टार कैसे हम लोग निकालते थे, आपका कैसे हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, कैसे हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे। कितना बच्चा को याद है अभी भी? और कितना बच्चा तो यार टॉपिक भी भूल गया होगा कि सर RS कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ था, रेक्टस सिनिस्टर नाम आप लोग सुने होंगे, आपको खूब अच्छे से बताए हुए हैं। तो ये सब टॉपिक आपको हम बताए हैं, लेकिन वो जब आप वो चीज पढ़ रहे थे तब आपको लग रहा कितना अच्छा 1 2 3 वाया 2 क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज, खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। वही अब अरे यार 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे क्लॉकवाइज जाएंगे, कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यही अभी आप सोचोगे तो टफ लगेगा। इसलिए बोलेंगे बार बार रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगेगा और आप हमेशा करेंट रहोगे। और जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप आइसोमेरिज्म के बारे में सोचो, डर लग जाएगा। आप अभी नॉमेनक्लेचर के बारे में सोचोगे, एल्डिहाइड को कब बोलते हैं, फॉर्माइल कब बोलते हैं, और डर लग जाएगा। कब बोलते हैं कार्बोक्जामाइड, कब बोलते हैं एमाइड, कब बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, कब बोलते हैं नाइट्राइल, कब बोलते हैं साइनो, कब बोलते हैं आइसोसाइनो। तो ये सब कब याद रहेगा? जब आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन करोगे क्वेश्चन बनेगा तो मजा आएगा। और अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवीजन करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, डिप्रेशन में जाओगे, लगेगा यार कि कुछ नहीं हो पा रहा है हमसे, हम बेकार हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ रहा है उसका ही ना रिजल्ट होगा। एक तो आप सिंपल समझ लो, जो पढ़ रहा है उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो नहीं पढ़ रहा है वो तो पहले से ही बाहर है। तो
तो इसीलिए आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, और कॉन्फिडेंस में रहने के लिए मेन एक कारण होगा आप रिवीजन करते रहिए। क्योंकि जब कभी भी आपको कोई टॉपिक मिले, जब कभी भी हम ही क्लास में कुछ नया डिस्कस करें पिछला टॉपिक का, और आपको लगेगा अरे ये सब तो हमको सारा आता है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, बूस्टअप होता है, लगता है नहीं यार चलो हम भी एक करेंट टॉपिक में हैं और हम भी प्रीवियस टॉपिक से कोरिलेटेड है, मतलब सर हम आपके साथ हैं, आपके हम हर बातों को समझ रहे हैं, चाहे वो पिछला टॉपिक हो चाहे वो करेंट टॉपिक जो चल रहा है, तब मजा आता है क्लास अटेंड करने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां आप देखोगे रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ निगेटिव पाई कंजुगेशन में रेजोनेंस होगा, यहाँ निगेटिव पाई रेजोनेंस में कंजुगेशन होगा, निगेटिव पाई रेजोनेंस में कंजुगेशन होगा। अरे यार तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तीनों में सिंपल रेजोनेंस और सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब जितना रेजोनेंस इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा, उतना ही इसमें भी होगा। मतलब रेजोनेंस डिसाइड करने में सक्षम नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे चलो रेजोनेंस सक्षम नहीं है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जरूर सक्षम होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं रेजोनेंस अगर तीनों में सेम और सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो बताओ ये निगेटिव चार्ज मेरा 2 डिग्री है या नहीं है, ये निगेटिव चार्ज मेरा 3 डिग्री है या नहीं है, ये निगेटिव चार्ज मेरा 1 डिग्री है या नहीं है। और हम लोग जानते हैं कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी में कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब तो बाबू याद हो गया होगा, अब तो बताओ क्या होगा। तो हम बोलेंगे 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 का, उसके बाद 2 का। क्योंकि 3 वाला मेरा 1 डिग्री, 2 वाला मेरा 3 डिग्री और 1 वाला 2 डिग्री। तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्यों हम लोग को डिग्री पे जाना पड़ा, क्यों हम लोग रेजोनेंस नहीं देख पाए। हम बोलेंगे यार तीनों में रेजोनेंस और तीनों में इक्वल रेजोनेंस, इसीलिए रेजोनेंस डिसाइड नहीं कर पाया। तो हम लोग डिग्री में चले गए और डिग्री वाले बता सकते हैं कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके सारे साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्योंकि हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ में देख चुके हैं ऐसा केस, हम लोग कार्बोकेटायन वाले केस में देख चुके हैं, तो कार्बो एनायन में बहुत टाइम नहीं लगेगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कार्बोकेटायन वाले टाइम में या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ वाले टाइम में। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि मेटा वाले पे +m काम नहीं करता है, मेटा वाले पे +m काम नहीं करता है या -m काम नहीं करता है। +m -m मेटा पे काम नहीं करता है, मेटा पे +i या -i काम करता है। +i का -i का पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आप हमको ये बताओ यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। हम लोगों ने यहाँ ये पढ़ा रखा है कि डोनर कार्बो एनायन में डिक्रीज करेगा, एक्सेप्टर आपके कार्बो एनायन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये CH3 है, डोनर है, ये मेरा +i होगा, स्टेबिलिटी घटेगा, चलिए घटा देंगे। NO2 है, ये मेरा पैरा पे है, -i -m दोनों है, ये मेरा कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ये NO2 है, मेटा पे है, मतलब रेजोनेंस तो नहीं होगा, -m तो काम नहीं करेगा लेकिन -i काम करेगा। और एक्सेप्टर है, इसीलिए ये भी आपके एसिडिक कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर OCH3 ग्रुप है और ये ग्रुप मेरा +m है, और +m है तो ये आपके कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक, तो अब आप हमको सिंपल बताइए कि ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं बाबू, आप सिंपल समझिएगा कि कहां पर एक्सेप्टर लगा है और कहां पे डोनर लगा है ये पकड़ो। हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि मेटा पे +m और -m दोनों काम नहीं करता है। मेटा पे +i और -i एकदम काम करेगा। मेटा पे क्या और कोई चीज दिक्कत नहीं है। अब जो एक चीज और समझना, डोनर वाला स्टेबिलिटी को घटाता है, एक्सेप्टर वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और पिछले 1 घंटे से हम लोग यही बोलते आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मिटा के और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं। बता दो यार एक्सेप्टर कहां पर सबसे तगड़ा। हम बोलेंगे यार ये -i -m दोनों है, यानी कि ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि -i -m जितना ज्यादा यानी एक्सेप्टर उतना अच्छा, और एक्सेप्टर जितना अच्छा कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यानी हम लोग बोलेंगे 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब और खोजो एक्सेप्टर कहाँ, ये तो न्यूट्रल, ये डोनर, ये भी डोनर, मतलब ये एक एक्सेप्टर और है। तो हम बोलेंगे 3 के बाद कोई दिक्कत नहीं, 4 को ले आओ।
ठीक है। अब देखो यहाँ न्यूट्रल, यहाँ भी डोनर, डोनर आपके कार्बो एनायन को घटाएगा, यहाँ भी डोनर, ये भी कार्बो एनायन को घटाएगा, ये दोनों घटाएगा, और यहाँ कम से कम ये न्यूट्रल है, ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है। तो इस दोनों से तो अच्छा, घटाने वाले से तो अच्छा है, कम से कम कुछ कर नहीं रहा है। इसका मतलब 3 और 4 के बाद 1 हो जाएगा मेरा मोर स्टेबल। और अब हम बात करेंगे 2 और 3 में, तो बताओ 2 वाले में प्लस आई की तरह दे रहा है डोनर, और यहाँ प्लस एम के थ्रू दे रहा है डोनर। तो यहाँ प्लस आई दे रहा है, यहाँ प्लस एम दे रहा है। प्लस आई देगा, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, लेकिन प्लस एम वाला ज्यादा घटाएगा। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं 1 के बाद 2, क्योंकि ये भी घटा रहा है, लेकिन ये प्लस आई के थ्रू घटा रहा है, या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू घटा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एम के थ्रू घटा रहा है, और प्लस एम प्लस आई पे भारी पड़ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 2 वाला का स्टेबिलिटी ज्यादा और 5 वाले का स्टेबिलिटी कम। क्यों कम क्यों ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ये दोनों डोनर है, दोनों स्टेबिलिटी को घटाएगा, लेकिन ये ज्यादा घटाएगा क्योंकि प्लस एम है, ये कम घटाएगा क्योंकि प्लस आई या हाइपर कंजुगेशन है। तो आप कह सकते हो कि दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। तो बस आप एक चीज याद रखना, जब कभी भी रिंग वाले केस में आएगा कि मेटा पे प्लस आर माइनस आर या प्लस एम माइनस एम काम नहीं करता है। तो होपफुली आपको आज कार्बो एनायन वाला पार्ट खूब बढ़िया समझ में आया होगा। अब एक लेक्चर और जीओसी का बच गया है, जिसमें हम लोग रिमाइंडर जो मेरा कार्बन का रिएक्शन इंटरमीडिएट बचा हुआ है, जो कि फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और देन इन कर जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, और जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक का। और अगर वो आ गया तब 12th का ऑर्गेनिक तो यार 3 महीने मैक्सिमम आपका, मैक्सिमम अगर हम लेक्चर की बात करें तो लेक्चर मैक्सिमम हो जाएगा तो 25 से 30 लेक्चर, 25 से 30 लेक्चर में आपका खूब बढ़िया से हो जाएगा ऑर्गेनिक। तो हम लोग बोल सकते हैं बस रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाए, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद का हम वो लेक्चर बोले हैं। तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म 10-12 लेक्चर लगेगा, क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या होता है एल्काइलेशन, क्या होता है एसाइलेशन। नाम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या अब आपको जीओसी खूब अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक्स क्या होता है वो समझ में आया होगा। और अगर ये सब, क्योंकि इंडक्टिव में जो मेरिक समझ में आया, मतलब यहाँ अब ये समझ में आया, और वहां नहीं आया तो यहाँ तो कुछ नहीं आया कि कब प्लस है कब प्लस आए, कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं और हम आपको इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि आप बार बार रिवीजन करो। चलिए, ऑल द बेस्ट।